दोस्तों, परीक्षा धाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मैं हूं रुपेश दीक्षित, परीक्षा धाम यूट्यूब फैमिली से, और मैं इस वीडियो सीरीज़ में जनरल स्टडीज़ के विभिन्न टॉपिक्स को प्रश्नोत्तर के रूप में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आप हमारा फेसबुक ग्रुप परीक्षा धाम भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आप कई सारे क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी, यानी मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसी के फलस्वरूप भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ। कब? 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का निम्न में से उपनाम नहीं है। तो निम्न में से उपनाम क्या नहीं है? तो धान का कटोरा नहीं है। धान का कटोरा बोलते हैं किसको? छत्तीसगढ़ को। और आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये बताना है कमेंट करके कि विश्व में धान का कटोरा किस देश को बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सोया प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश इसलिए बोला जाता है कि सोयाबीन लगभग 80% पूरे भारत में मध्य प्रदेश में ही होता है। और नदियों का मायका, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की जो है नदियाँ निकलती हैं, तो इसलिए इसको नदियों का मायका बोला जाता है। हृदय प्रदेश, क्योंकि ये भारत के सेंट्रल में, मध्य में, इसी वजह से इसको बोलते हैं क्या? हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह को सही सुमेलित करिए। अब यहाँ देखिए, राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये है क्या? बरगद। राजकीय पशु की बात करें तो ये है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी तो ये है शाह बुलबुल, जिसको बोलते हैं क्या? दूधराज। और राजकीय पुष्प ये है सफ़ेद लिली। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें एक बात आपको सिर्फ ध्यान रखना है, क्या? कि मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष, पशु, पक्षी ये तीनों ही कब घोषित किए गए हैं? 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, परीक्षक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह सही सुमेलित करिए। तो राजकीय खेल, तो राजकीय खेल कौन सा है मध्य प्रदेश का? वो है मलखम। राजकीय मछली की बात करें तो ये है महाशीर। राजकीय नाट्य की बात करें तो ये है माछ। और राजकीय लोक नृत्य है राई। तो राजकीय खेल मलखम, इसको देखिए, ये क्या होता है कि लकड़ी का खंभा होता है। ठीक है, और इसमें कई खिलाड़ी रहते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के अपने करतब दिखाते हैं। और महाशीर मछली कहाँ मिलती है? तो महाशीर मछली सर्वाधिक मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में मिलेगी। और राजकीय जो नाट है माच, नाट्य से मतलब है सिर्फ अभिनय। ठीक है, तो ये मिलता है सर्वाधिक क्षेत्रफल मालवा के क्षेत्र में ये मिलेगा। और राजकीय लोक नृत्य की हम बात करें तो ये है राई। तो ये मिलता है कहाँ? बुंदेलखंड के क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगा। और राजकीय लोक नृत्य से मतलब हो जाता है कि लोक नृत्य में अभिनय मतलब नाट्य भी होगा और साथ साथ नाचना भी होता है। ठीक है, तो ये राई मिलेगा कहाँ? बुंदेलखंड में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह सही सुमेलित करिए। तो राजकीय लोक गायन की बात करें तो ये है कहाँ? बधाई। तो ये आपको सर्वाधिक कहाँ मिलेगा? विशेष प्रभाव इसका बुंदेलखंड में। और ये जो बधाई गायन होता है वो जन्मदिन पर या कोई ऐसा शुभ अवसर होता है, विवाह, तो उस पर क्या होते हैं? ये बधाई गीत गाए जाते हैं। और राजकीय फल कौन सा हो जाएगा हमारा? आम। और राजकीय फसल की बात करें तो ये है सोयाबीन। इससे मतलब ये है कि जो 80%, लगभग 80% जो सोयाबीन है पूरे भारत में वो मध्य प्रदेश में ही हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से इसकी राज्य की फसल बनाई गई है मध्य प्रदेश की सोयाबीन। और राज्य की प्रमुख फसल की बात करें गेहूं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में गेहूं ही बोया जाता है। ठीक है, गेहूं खेती की जाती है, इसी वजह से इसको प्रमुख फसल बोला गया है किसको? गेहूं को। छठवां क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश किसने लिखा है ना? इसमें आप याद रखना, ये बात पूछिए किसने लिखा है। ठीक है, तो लिखा किसने है? महेश श्रीवास्तव ने। और यदि ये पूछा जाता कि मेरा मध्य प्रदेश गाया किसने है, तो वो गाया है शांतनु मुखर्जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की विभिन्न आधारों पर राजधानी सही सुमेलित करिए। तो प्रशासनिक राजधानी, तो प्रशासनिक राजधानी क्या है? भोपाल। संस्कार राजधानी ये है जबलपुर। आर्थिक व खेल राजधानी यह है इंदौर। और ऊर्जा की राजधानी है
सिंगरौली। तो प्रशासनिक राजधानी से तात्पर्य है कि जहाँ पर जो कार्यकारी सरकार है उसके कार्यालय स्थित होते हैं और प्रशासनिक गतिविधियाँ प्रमुख रूप से संचालित होती हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रशासनिक राजधानी। संस्कार राजधानी जबलपुर क्यों है? क्योंकि आचार्य विनोबा भावे ने इसको संस्कारधानी बोला था। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो गया, इसको संस्कार राजधानी बोला जाने लगा। और आर्थिक व खेल राजधानी, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां होती हैं, खेल गतिविधियां जहाँ ज़्यादा होंगी तो उनको वहाँ क्या हो जाएगा, आर्थिक व खेल राजधानी। तो वो है कौन सी? इंदौर। और ऊर्जा की राजधानी सिंगरौली, क्योंकि सिंगरौली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोयला सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ यहाँ पर NTPC नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड है जहाँ पर सर्वाधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है। और ये एक क्षेत्र पड़ता है बेढ़न, जो कि पहले पड़ता था कहाँ पर? सीधी में, जब सीधी से सिंगरौली अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ होता था? सीधी में ही होता था, लेकिन अब बेढ़न किस क्षेत्र में आ गया है? सिंगरौली में। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण एवं पश्चिम से पूर्वी भौगोलिक विस्तार क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो मुरैना से बुरहानपुर। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण में क्या हो जाएगा? मुरैना जाएंगे बुरहानपुर। और पश्चिम से पूर्व की बात करें तो ये क्या होगा? अलीराजपुर से लेकर सिंगरौली तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की बात करें, नॉर्थ से साउथ, तो ये है 605 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की बात करें तो ये कितना है? 870 किलोमीटर। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश के जिलों को उनकी भौगोलिक दिशा अनुसार सम्मिलित करना है। तो अभी हमने देखा था मैप। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी है। ये देखिए, सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिले की हम बात करें तो ये क्या है? सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला ये है क्या? अलीराजपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10वां। मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो यहाँ पहले देख लीजिए किस किस को करती है। राजस्थान को करेगी, गुजरात को करेगी, महाराष्ट्र को करेगी, छत्तीसगढ़ को करेगी और यूपी को करेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको नहीं करती है, तो ये आंध्र प्रदेश को नहीं करती है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में अच्छी या आदर्श जलवायु किस पठार की है? तो ये है मालवा का पठार। ठीक है, ये मालवा का पठार आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये है मालवा का पठार का क्षेत्र। तो यहाँ पर अच्छी या आदर्श जलवायु से तात्पर्य है कि यानी सम जलवायु, गर्मी में ना तो अधिक गर्मी पड़े, सर्दी में ना तो बहुत अधिक सर्दी पड़े। ठीक है, तो वो आदर्श जलवायु होती है। और इस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श बताया था चीनी यात्री फाहयान ने। ठीक है, इस फैक्ट को भी आप याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ग्लोब से सभी लोग परिचित होंगे। ठीक है, ये है 0 डिग्री और यहाँ पे जो अक्षांश रेखा खींची गई है तो वो कौन सी है? ठीक है, अक्षांश रेखा ये खींची गई है वो है भूमध्य रेखा। इसी के समानांतर तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ। और ये है साउथ। तो इसी के समानांतर जो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा खींची गई है उसे बोलते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर। और वहीं 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में जो भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा खींची गई है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, उसे बोलते हैं क्या? मकर रेखा। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो उत्तरी गोलार्ध में आती है, तो स्वाभाविक सी बात है कर्क रेखा इंडिया से होकर गुजरेगी। और इसमें भी मध्य प्रदेश में कौन से? 14 जिले। तो 14 जिले कौन कौन से हैं? ये देखिए, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा। और ये पहले शाजापुर से होकर गुजरती थी, जब शाजापुर से आगर मालवा अलग नहीं हुआ था। लेकिन जब ये अलग हो गया 16 अगस्त 2013 को, तो ये कर्क रेखा का क्षेत्र जो भी कहाँ आ गया? आगर मालवा में। तो अब शाजापुर नहीं है। तो राजगढ़ से निकलेगी सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। रउआ, राशि, भवरासा, दम, जब, कटनी, उमरासा। तो ये हो जाएगा कौन सा? रतलाम। ऊ से क्या हो जाएगा? उज्जैन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे आप? ये हो गया रतलाम, ये हो जाएगा उज्जैन, ये हो गया आगर मालवा, ये हो जाएगा रायसेन, ये हो जाएगा सीहोर, वहाँ से लगाएं भोपाल, वहाँ से हो जाएगा विदिशा, एक और रा से क्या हो जाएगा? राजगढ़, सा से सागर, दम से दमोह, जब से जबलपुर, कटनी से कटनी और उमरा से उमरिया और शाह से क्या हो जाएगा? शहडोल। उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी।
चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में से नहीं गुजरती है। तो अभी हमने 14 जिले अभी देखे थे कि रउआ, राशि, भवरासा, दमदम, कटनी, उमरासा, तो उसमें क्या नहीं है, ग्वालियर नहीं है। 14वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई। तो जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया है ना, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जैसे मध्य प्रदेश भी हुआ भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को, उसी समय यहाँ भी की गई। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि एमपी का जो हाई कोर्ट है वो 2 जनवरी 1936 को ही बन गया था, ठीक है, और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बना था, और इसकी जो शुरुआत की गई थी नागपुर में। लेकिन क्या हुआ कि 1956 में राज्यों का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ, है ना, राज्यों को दोबारा बनाया गया। तो फिर इसको कहाँ स्थापित किया गया, जबलपुर में, और पहले मुख्य न्यायाधीश यहाँ बनाए गए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखें कि पहले न्यायाधीश कौन थे, तो वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वास्तुकार कौन थे। वास्तुकार से तात्पर्य इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो ये थे हेनरी इरविन। इन्होंने क्या किया था, एमपी हाई कोर्ट का डिज़ाइन तैयार किया। तो ये हैं कौन, हेनरी इरविन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ स्थित है। तो ये खंडपीठ कहाँ मिलेगी आपको। खंडपीठ से तात्पर्य होता है मतलब इसकी शाखाएं, ठीक है। इसी न्यायालय की 2 शाखाएं हैं, एक है इंदौर में और एक कहाँ है, ग्वालियर में। अभी भोपाल में प्रस्तावित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा से तात्पर्य क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये संसद होती है, इसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और क्या होगा, राष्ट्रपति। तीनों से मिलकर क्या बनती है, संसद। लोकसभा से तात्पर्य होता है माने लोगों का सदन। राज्यसभा से तात्पर्य होता है राज्यों का एक परिषद, ठीक है, और राष्ट्रपति से तो आप परिचित हैं ही, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो ये है 29, और जिसमें कि शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 6, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 4, इनके लिए आरक्षित रहती हैं ये सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, ठीक है। अब क्या होता है, राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आरक्षित सीटों का कोई भी प्रावधान नहीं है। 19वां क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो ये हैं 230। तो जैसे क्या होता है कि हमने बात करी अभी संसद की, तो वैसे क्या होता है विधानमंडल राज्य में, और जिसके भी 3 अंग होंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा, और विधान परिषद, यदि जिस राज्य में लागू हो तो वहाँ विधान परिषद होती है, ठीक। तो विधानसभा, तो जैसे वहाँ हम देश की बात करें तो वहाँ क्या होती है, लोकसभा। ऐसे राज्य की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाती है, विधानसभा, ठीक। तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं विधानसभा की मध्य प्रदेश में, 230। मध्य प्रदेश में विधानसभा में शेड्यूल ट्राइब व शेड्यूल कास्ट की कुल कितनी सीटें हैं। तो कुल सीटों की बात करें तो ये हैं 82, जिसमें कि शेड्यूल ट्राइब की मिलेंगी आपको 47 और शेड्यूल कास्ट की मिलेंगी 35। तो इस तरीके से हमारे जो 20 प्रश्न हैं ये कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और परीक्षा धाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।